हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों 23 फरवरी को मैं बाहर गया था किसी ज़रूरी काम से, तो इस वजह से जो वीडियो है वो आपका 24 फरवरी को नहीं आ पाया और 24 फरवरी को भी मैं घर पे वापस नहीं आ पाया, तो इस वजह से 25 फरवरी का भी वीडियो जो है वो टाइम पर नहीं आ पाया। तो आज के वीडियो में हम 24 फरवरी और 25 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर कंपनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई। इस कंपनी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर के किस पूर्व छात्रा को साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जयंती सेन गुप्ता को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मंथ की यानी जनवरी 2022 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कार्बोवैक्स को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित असम की निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वी.आर. वनिता ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो रवीश तिवारी हैं ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 22 फरवरी को। तो दोस्तों ये थे पिछले वीडियो के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 के लिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव का चयन हुआ। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पूर्वी भारत की 104 साल पुरानी साहित्यिक सामाजिक संस्था बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता की ओर से 32वां डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान, ध्यान रखना है, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान काशी की डॉक्टर नीरजा माधव को दिया जाएगा। सम्मान समारोह का आयोजन 26 मार्च को कोलकाता के ठाकुरबाड़ी स्थित रविंद्र मंच सभागार में होगा। नीरजा माधव का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? तो जौनपुर के कोतवालपुर ग्राम में 15 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही नीरजा माधव का मन साहित्य में लगता रहा। उन्होंने समाज के अनसुलझे और अनछुए पहलुओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 104 साल पुरानी साहित्यिक सामाजिक संस्था है बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता, तो इसकी ओर से जो है डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान दिया जाता है। और इस बार जो है 2021 में जो दिया गया है वो 32वां डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान था। तो ये कैसे दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर नीरजा माधव को। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर नीरजा माधव हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ है जौनपुर में, ठीक है, ध्यान रखना है, जौनपुर के कोतवालपुर ग्राम में। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए कि कहाँ पर रहते हैं तो ये वर्तमान में काशी में
रहती हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखा जाए कि जो ये सम्मान है इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों इस सम्मान के स्वरूप जो है 1 लाख रुपए और मान पत्र प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 में, ध्यान रखना है 1990 में इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखना है 2021 में जो 32वां डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान दिया गया, ये किसे दिया गया? तो वर्तमान में जो काशी में रहती है डॉक्टर नीरजा माधव को ये सम्मान दिया गया है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो जौनपुर में इनका जन्म हुआ है 15 मार्च 1962 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने कथन दिया कि चाइल्ड एडॉप्शन के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य शर्त नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य शर्त नहीं है। न्यायालय ने यह टिप्पणी ट्रांसजेंडर रीना किन्नर और उनके पति द्वारा दायर की गई एक रिट पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें बच्चे को गोद लेने की मांग की गई थी। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार एकल माता पिता भी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये एक नियम जो है वो जारी किया है और ऐसा कहा है कि बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र जो है ये अनिवार्य शर्त नहीं होगी। अब ऐसा किसके आधार पर कहा गया है? तो इसके लिए जो है ट्रांसजेंडर रीना किन्नर और उनके पति द्वारा एक रिट जो है दायर की गई थी, जिसमें बच्चे को गोद लेने की मांग की गई थी। तो उसी को लेकर के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए मास्टर कार्ड्स ने किस बैंक से समझौता किया है? तो मास्टर कार्ड्स ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से समझौता किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मास्टर कार्ड्स ने अपने प्रमुख अभियान टीम कैशलेस इंडिया के विस्तार के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स के साथ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में भागीदारी की। इन जुड़ावों के दौरान मास्टर कार्ड टीम कैशलेस इंडिया के स्वयंसेवकों और SBI पेमेंट्स ने सूक्ष्म व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा, सुरक्षा और अन्य लाभों के बारे में बात की है। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो मास्टर कार्ड्स है उसने अपने एक अभियान है टीम कैशलेस इंडिया, तो इसके विस्तार को लेकर के यानी इसका और जो है बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से समझौता किया है। अब दोस्तों ये जो समझौता है ये SBI के साथ लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में हुआ। अब इसके तहत क्या होगा? तो गुवाहाटी में मास्टर कार्ड सरकार के डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 के अनुरूप ऑल असम रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ सहयोग करता है, जो रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को उपभोक्ताओं को भुगतान का एक सुरक्षित, सहज और सही तरीका प्रदान करता है। यानी गुवाहाटी में जो किया गया है वो ऑल असम रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सहयोग से किया गया है। ठीक है, उनको जो है सुरक्षा और सही तरीका और सुरक्षित भुगतान के लिए ये समझौता किया गया है। वहीं अगर लखनऊ में देखा जाए तो लखनऊ में मास्टर कार्ड ने ऑटो रिक्शा एसोसिएशन सहित स्थानीय परिवहन निकायों के साथ भागीदारी की, ताकि 700 से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो गुवाहाटी है वहाँ पर रेस्टोरेंट के मालिकों के लिए किया गया है, लखनऊ में देखा जाए तो ऑटो रिक्शा के लिए किया गया है, जो चालक हैं उनके लिए। ठीक है, वाराणसी में अगर देखा जाए तो मास्टर कार्ड ने पर्यटकों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए 1000 से अधिक सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बोट यूनियन के साथ भागीदारी की और डिजिटल भुगतान के लिए प्रतिबद्ध स्थानीय दुकानदारों ने भी पर्यटन को बढ़ाया है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि मास्टर कार्ड ने SBI के साथ समझौता किया है लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में भागीदारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है, रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल को स्थापित करने का निर्माण कार्य शुरू किया है। अंजी खंड पुल ऊधमनगर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो कि कटरा और रियासी क्षेत्र को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। इस पुल की अगर लंबाई देखी जाए तो 473.25 मीटर ये पुल लंबा होगा, जो कि 96 केबल से जुड़ा हुआ है।
पुल की नदी तल से ऊंचाई देखी जाए तो 331 मीटर इसकी नदी तल से ऊंचाई है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो है देश का पहला केबल से बना पुल स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जगह ध्यान रखनी है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और किस नदी पर, तो अंजी नदी पर। अब दोस्तों ये जो पुल है केबल से बना हुआ पुल, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, ये है देखिए केबल से बना हुआ पुल। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों केबल से बना हुआ पुल ये एक पुल का प्रकार होता है, यानी कई प्रकारों से जो पुल है वो बनाए जाते हैं, तो उनमें से एक प्रकार होता है केबल से बना हुआ पुल। ठीक है, इसे रज्जु कर्षण सेतु भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये स्तंभ बनाए जाते हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्तंभ बनाए जाते हैं, और इन स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें टावर या पायलॉन भी कहते हैं। अब ये जो स्तंभ होते हैं इसमें क्या है कि जो ये केबल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी केबल हैं, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी केबल हैं। इन केबलों से जो है इस पुल को, जो सड़क होती है इसको इससे बांधा जाता है, और इन खंभों से इसको बांधा जाता है। और यहाँ पर जो है ये दूरी होती है, दूरी के अंतराल में ये जो केबल हैं वो इस खंभों से बांधी जाती हैं। अब इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जब भूकंप आता है तो ये जो पुल है वो जो है गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुल है इसे मजबूती भी मिलती है, और यहाँ पर जो ये पुल है ये सीधा भी बना रहता है, यानी यहाँ पर जो है कई बार देखा होगा कि पुल जो है इस तरह से धसक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समस्या इसमें नहीं आती है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में जो है पहली बार ये केबल पर आधारित पुल बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ पर बना, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 देशों में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। पुतिन की घोषणा ने रूस के लिए मॉस्को समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी बलों को लंबे समय से चल रहे संघर्ष के लिए खुले तौर पर सेना और हथियार भेजने का मार्ग प्रशस्त किया है। रूसी समर्थित विद्रोही युद्ध विराम समझौते के बावजूद 2014 से नियमित हिंसा के साथ डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों से लड़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो यूक्रेन देश है इसे 3 भागों में बांटा गया। जो यूक्रेन था यहाँ पर एक क्षेत्र थे, 2 क्षेत्र, डोनेट्स्क और लुहांस्क, पूर्वी यूक्रेन के, तो इनको जो है स्वतंत्र देश घोषित किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। दोनों देशों के नाम ध्यान रखने हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। यहाँ पर क्या है कि जो पुतिन है उन्होंने ये कहा है, जो कि रूस के राष्ट्रपति है, कि ये जो क्षेत्र हैं ये मॉस्को समर्थित विद्रोही के खिलाफ यूक्रेनी बलों को लंबे समय से चल रहे संघर्ष के लिए खुले तौर पर सेना और हथियार भेजने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसलिए उन्होंने इसे जो है स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। और यहाँ पर क्या बताया गया कि जो डोनेट्स्क हैं और जो लुहांस्क है, यहाँ के जो लोग हैं उन पर जो यूक्रेन है वो अत्याचार भी करता है। तो ऐसा कह करके जो रूस के राष्ट्रपति उन्होंने इन्हें 2 स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। अगला क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई हैं ऋचा घोष, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है भारतीय क्रिकेटर ऋचा घोष, जो कि वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम किया। ऋचा घोष ने वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है कि वनडे में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक पूरा करने का रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया? तो ये बनाया है ऋचा घोष ने। और किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है? तो तोड़ा है वेदा कृष्णमूर्ति का, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया? तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। कहां पर? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, जिसको तैयार करने की कुल लागत 150 करोड़ रुपए आई है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। इंदौर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है और आपको इसे नोट भी करना है कि देश का सबसे बड़ा जो है गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में। और दोस्तों ये देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट होगा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी अगर क्षमता देखी जाए तो 550 टन इसकी क्षमता होगी। और इससे लाभ क्या होगा? तो प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी उत्पादन करेगा और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का भी ये उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजीव सान्याल को। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। इससे पहले वे ड्यूस बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साधन पांडे का 71 साल की उम्र में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो साधन पांडे हैं ये एक प्रसिद्ध नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे साधन पांडे, जिनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडे का निधन हुआ। वह इस साल मणिक कतला से विधानसभा चुनाव जीते थे। वह इस सीट से लगातार 3 बार विधायक पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं, जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी साधन पांडे का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध नेता थे और वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो जो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया। 48वां खजुराहो महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। इस साल समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खेल घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया था। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से है। और इस बार जो है 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जो 48वां खजुराहो महोत्सव है ये कब तक चलेगा? तो 26 फरवरी तक ये चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओमान के साथ। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया। पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास 21 से 25 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अभ्यास है पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास, ये जो है भारत के साथ किस देश ने शुरू किया है? तो ओमान के साथ। कहां पर किया गया? तो राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ये शुरू किया गया। दोस्तों ओमान की अगर बात की जाए तो ओमान से संबंधित ध्यान रखना है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है, यानी कैपिटल है।
और ओमान के वर्तमान में सुल्तान कौन है? तो हैथम बिन तारिक वर्तमान में ओमान के सुल्तान हैं। और ओमान की जो करेंसी है वो क्या है? तो ओमानी रियाल ओमान की करेंसी है। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? तो अभी जो है यूक्रेन में इमरजेंसी लगाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, ध्यान रखना है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों ये जो बात है ये है 23 फरवरी की, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 24 फरवरी की सुबह जो है रूस ने यूक्रेन में हमला किया और कई सारे जो है विस्फोट भी किए, यानी मिसाइलों से भी अटैक किया गया और इसके अलावा जो है और भी कई तरीकों से यूक्रेन में धमाके हुए। उसकी जो आवाज़ है वहाँ के स्थानीय निवासियों ने सुनी है। इसके अलावा भी जो पड़ोसी देश हैं वहाँ तक भी उसकी आवाज़ पहुँची है। दोस्तों इसका पूरा मामला क्या है कि जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल दोस्तों जो यूक्रेन की सीमा है पश्चिम में यूरोप एवं पूर्व में रूस के साथ लगती है। साल 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जो है वो 2013 में शुरू हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में नवंबर 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। कहां पर? यूक्रेन की राजधानी कीव में 2013 में जो वहां के राष्ट्रपति थे यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच, तो इनका जो है विरोध शुरू हो गया। रूस का समर्थन यानुकोविच को था, यानी जो राष्ट्रपति थे उनको जो है रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। यानी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, इनका यूक्रेन में विरोध हुआ और जो विरोधी थे उनका समर्थन किसको मिल रहा था? तो वो मिल रहा था अमेरिका और ब्रिटेन का। यानुकोविच को फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि विरोध जो है वो बड़े पैमाने पर पहुंच गया और जो राष्ट्रपति थे यानुकोविच उन्हें देश छोड़कर के भागना पड़ा। रूस ने इससे नाराज होकर दक्षिणी यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जो रूस था उसको समर्थन था यानुकोविच को, ठीक है, रूस का समर्थन यानुकोविच को मिल रहा था, लेकिन यानुकोविच को जब देश छोड़कर के भागना पड़ा तो इससे रूस नाराज हुआ और रूस ने दक्षिणी यूक्रेन की क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखना है क्रीमिया शहर, क्रीमिया जो शहर है इस पर कब्जा कर लिया। साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसी समय से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। तो ये था इसका इतिहास की जो लड़ाई है यूक्रेन के बीच वो क्यों होती है। तो दोस्तों इससे क्या समझ में आया कि जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन देश है, तो यहाँ पर जो एक शहर था, एक बड़ा हिस्सा था, कौन सा? क्रीमिया। इस पर जो है रूस ने अधिकार कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। और इसके साथ ही जो वहाँ के अलगाववादी थे, यानी जो यूक्रेन का विरोध करते थे, उनको जो है समर्थन दिया रूस ने। और इसके बाद जो अलगाववादी थे उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, जो अलगाववादी थे। और उसी समय से जो अलगाववादी हैं और जो यूक्रेन की सेना है, तो उनके बीच जो है लड़ाई चलती रहती है, यानी वहाँ पर जो है उनकी आपस में झड़प होती रहती है। तो इसी के चलते जो है अभी जब रूस ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा, तो इससे जो है वहाँ पर जो हिंसा है वो और बड़े पैमाने पर बढ़ी। तो इसी को चलते रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है। और तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो कौन है? तो वोलोदिमिर जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो इसके चलते जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूएन ने ये घोषणा की कि जो रूस है वो युद्ध को रोके और यूक्रेन पर हमला ना करे। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रूस अपने सैनिकों को हमला करने से रोके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद यूक्रेन ने देश में असैन्य उड़ानों पर रोक भी लगा दी है, यानी यूक्रेन में अब कोई भी उड़ान नहीं की जा रही है।
तो इस पर भी रोक लगाई गई है। और दोस्तों इसके अलावा भी जो अमेरिका है उसने भी ये कहा कि जो यूक्रेन है वो गलत कर रहा है, यानी जो रूस है वो गलत कर रहा है, और पूरा दुनिया, ये अमेरिका का कहना है कि पूरी जो दुनिया है वो इस काम का विरोध कर रही है। लेकिन जो रूस है उसने ये कहा कि अगर किसी भी देश ने हस्तक्षेप किया तो वो देश भी परिणाम भुगतने को तैयार रहे। ठीक है। और हाँ, रूस ने ये भी कहा है कि रूस जो है उसकी मंशा ये नहीं है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करे, बल्कि सत्ता पलट करना रूस का उद्देश्य है, यानी वहां पर जो सत्ता है उसको पलटना, उसको हटाना वहां से रूस का उद्देश्य है। इसीलिए रूस ने उस पर आक्रमण किया है। तो यहां से ध्यान रखना है कि यूक्रेन जो है वहां पर काफी बड़ी समस्या आई है क्योंकि रूस ने वहां पर आक्रमण कर दिया है। तो दोस्तों ये थे 24 और 25 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में निम्न में से किसी बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, शेरशाह। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है मनसुख मंडाविया, सी है अमित शाह और डी है निर्मला सीतारमण। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप हमारे खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो हमारा चैनल है यूपी एग्जाम क्विज़र उसे आप फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है इस पूरे वीडियो का ऑडियो रिवीजन केवल 3 से 4 मिनट में कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।